नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ से सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, साहित्य दर्पण हम पढ़ रहे हैं जो कि शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम का विषय है। साहित्य दर्पण में हम रूपकों को और उपरूपकों को पढ़ रहे हैं। रूपक 10 होते हैं: नाटक, भाण, प्रकरण, इहा, मृग, अंक, विधि, व्यायोग, सम, वकार, डिम और प्रहस। इन 10 रूपकों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उपरूपकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपके 15 उपरूपक हो चुके हैं। उपरूपक जो हैं वो 18 हैं, रूपक 10 हैं। उपरूपकों में 15 उपरूपक जो हम पढ़ चुके हैं। आज भाग 30 में हम प्रकरणिका नामक उपरूपक को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, प्रकरणिका का लक्षण क्या है उसे हम देखते हैं। प्रकरणिका क्या होता है? तो कहा, नाटिकैव प्रकरणी सार्थवाहादि नायका समान वंशजा नेतुर भवेद्यत्न च नायिका। अब वहाँ पर कहा गया प्रकरणी के लिए, प्रकरणी वस्तुतः वह नाटिका को कहते हैं जिसमें नायक के रूप में सार्थवाह अर्थात किसी प्रकार का सेठ आदि का वर्णन किया जाए, चित्रण किया जाए। नायिका के रूप में उसको सजातीय रूप प्रकट किया जाए, वहाँ पर क्या होगा? प्रकरणी कहलाएगा। प्रकरणी के उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर उदाहरण दिया है। जो प्रकरणी का उदाहरण जो है वो लेखककार ने लिखा है अन्वेषणीय अर्थात खोजने योग्य है। इन्हें स्वयं भी इसका उदाहरण स्वरूप में कोई मिला नहीं, लेकिन यहाँ पर इनका मुख्य कार्य है बताना कि प्रकरणी का होता क्या है। इसलिए इन्हें बताया वह नाटिका के वस्तुतः उस नाटिका को कहते हैं जिसमें नायक के रूप में यहाँ पर सार्थवाह हो अर्थात कोई सेठ आदि हो, उसका चित्रण किया जाए। और नायिका जो है वो उसकी सजातीय मतलब उसी जाति की नायिका का वर्णन यहाँ किया जाए, वो होगा आपका प्रकरणिका। आगे कहा हल्लिशा। हल्लिशा के लिए बताया हल्लिशा नामक सप्तदश रूपक जो है वह है हल्लिशा। इसके लिए बताया हल्लिशा एक एवांकः समाप्तौ दशवास्त्रयः वागदातैक पुरुषः कैशिकी वृत्तिरुज्ज्वला मुखान्तिमो तथा संधे बहुतालय स्थिति। हल्लिशा के लिए कहा जिसमें एक ही अंक होना चाहिए। इसकी पहली विशेषता क्या बताई? एक अंक होना चाहिए। दूसरी विशेषता बताई इसके अंदर 7, 8 या 10 स्त्री पात्र होने चाहिए। इसके अंदर जो स्त्री पात्र होंगे, स्त्री पात्रों की संख्या बताई 7, 8 या 10 पात्र स्त्री पात्र के रूप में यहाँ पर रह सकते हैं। इसका नायक जो है वो क्या होना चाहिए? उदात्त वाणी का व्यक्ति होना चाहिए और कैसे की वृत्ति का यहाँ पर बाहुल्य होना चाहिए। वृत्ति का होता है यहाँ पर कैशिकी वृत्ति का यहाँ पर बाहुल्य होगा। जो कैशिकी वृत्ति है उसका यहाँ पर बाहुल्य दिखाया जाएगा। और मुख और निर्वाण संधियां यहाँ पर पर्याप्त है। राग, ताल, लय आदि का प्राचुर्य यहाँ पर दिखाया अर्थात संगीतमय वर्णन दिखाया जाएगा। उदाहरण स्वरूप में हम देख सकते हैं, इसके उदाहरण स्वरूप में यहाँ पर दिया हुआ है केली रैवतक। केली रैवतक नामक एक हल्लिश है जो कि उपरूपक का भेद है। ये इसके उदाहरण स्वरूप में आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको परीक्षा में पूछा गया उपरूपकों के कोई 5 उदाहरण लिखिए, तो आपको मैं हर जगह कहीं ना कहीं किसी के उदाहरण बताता चल रहा हूँ, तो आप उनके नाम लिख सकते हैं। पूछ लिया गया कि नाटिका का कोई उदाहरण बताइए, तो आप लिख सकते हैं
हल्लिश का प्रोग्राम बताइए तो आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपके ये उपयोगी रहेगा। आगे और अंतिम जो यहाँ पर है उपरूपक, वो है यहाँ पर भणिका। तो अब यहाँ पर भणिका के लिए बता रहे हैं। भणिका संलक्ष्य नेपथ्य मुख निर्वहनान्विता कैसकी भारती वृत्ति युक्तैकांकक्ष कवि निर्मतिता और उदात्त नायिका मंद पुरुषात्रयांग सप्तकम उपन्यासो अथ विन्यासो विबोधः सांधवम तथा समर्पणम निवृत्तिश्च संहार इति सप्तमम। इसमें कहा गया भणिका का रूप बताया जिसमें सुंदर नेपथ्य रचना अपेक्षित हुआ करती है। देखिए पहली चीज इसमें क्या बताई कि इसका जो नेपथ्य वर्णन होगा वो इसमें सुंदर दिखाया गया है। इसमें भणिका पहली विशेषता इसकी क्या बताई, नेपथ्य वर्णन। नेपथ्य वर्णन दिखाया जाएगा इसके अंदर, वो अपेक्षित इसमें। उसके अलावा इसमें बताया इसमें मुख और निर्वहन संधियां रहा करेंगी, अर्थात मुख और निर्वहन संधि का प्रयोग किया जाएगा। कैसकी और भारतीय वृत्ति, वृत्तियां कौन कौन सी होगी इसमें, कैसकी और भारती, इसका प्रयोग किया जाएगा। मुख और निर्वहन संधि का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें भी अंक जो है वो एकांक ही इसे रखा जाएगा। एकांक अर्थात एक अंक वाला ही, एक अंक रूप में ही यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। और इसकी नायिका जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो उदात्त प्रकृति की नायिका होनी चाहिए, रमणीय होनी चाहिए अर्थात रमण करने वाली होनी चाहिए, रोमांचयुक्त होनी चाहिए। और नायक जो है वो नीच वंश का होना चाहिए। नायिका जो है वो उदात्त प्रकृति की होनी चाहिए। और नायक जो है नीच वंश का या नीच प्रकृति का नायक जो है नीच वंश का नायक होना चाहिए। ये इसकी विशेषता बताई। और क्या कहा, इसके 7 अंग बताए गए। जो भणिका है इसके 7 अंगों का यहाँ पर वर्णन किया। उनका नाम है उपन्यासः प्रसंगेन भवत्कार्यस्य कीर्तनम निर्वेद वाक्य व्युत्पत्तिर्विन्यास इति संस्मृतम भ्रांतिनाशो विबोधो स्याद् मिथ्यान आख्यानं तु साधवम् सोपालंबवचः कोपपीड्येन समर्पणं निदर्शनस्योपमान्यासो निवृत्तिरिव कथने संहार इति च प्राहुत कार्यस्य समापनम। देखिए इसमें पहले तो 7 अंग कौन कौन से हैं, उपन्यास, प्रसंग, उपन्यास, विन्यास, विबोध, साधव और समर्पण, निवृत्ति और अंतिम संहार, ये इसके अंग बताए गए। अब इनमें बताया भणिका के इस अंग सप्तक जो बताए हैं उनमें उपन्यास के लिए बताया प्रसंगवश जो कार्य का निरूपण किया जाए, कीर्तन किया जाए, वहाँ पर प्रसंगवश जब कोई कार्य हो तो वहाँ पर क्या होगा, उपन्यास। विन्यास का मतलब क्या है, निर्वेद द्योतक वचन विन्यास जहाँ पर किया जाएगा उसे कहा विन्यास। विबोध के लिए कहा, विबोध का अभिप्राय भ्रम जब कहीं पैदा हो जाए तो उस भ्रम का निराकरण यहाँ पर हो जाए, वो किया विबोध, बोध करवाना। साध्वस का बताया मिथ्या अहंकार जो प्रदर्शन किया जाए उसे कहा साध्वस। समर्पण का अभिप्राय यहाँ बताया कोप पूर्वक निंदा बहुल वचन अर्थात गुस्से में होने के कारण क्रोधपूर्ण वचनों का विन्यास करना, उसे कहा समर्पण। निवृत्ति का बताया निदर्शन अर्थात उदाहरण प्रस्तुत करना, किसी बात को कहने के लिए किसी दूसरी बात का वहाँ पर उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाना।
और संहार अर्थात कार्य की समाप्ति का प्रतीत करवाना जो है उसे कहा संहार के रूप में। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर उदाहरण स्वरूप में आपको प्रस्तुत करवाए गए हैं कि ये 7 जो है आपके लिए यहाँ पर दिखाए गए इसके अंग। तो जो उपरूपक रूपी जो हमारा प्रकरण है अर्थात जो उपरूपकों का जो एक टॉपिक था वो यहाँ पर पूर्ण होता है, क्योंकि उपरूपक बताए गए हैं आपको 18 नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, इस प्रकार से भणिका, हल्लिशा, नाट्य, रासकम आदि मिलाकर के 18 बताए गए हैं और इनके संक्षेप में यहाँ पर उनका वर्णन भी किया गया है। तो इसमें आगे हम जो दूसरा भाग देखेंगे, तो अब हमने यहाँ तक जो पढ़ा है ये हमने पढ़ा कैशिकी वृत्ति से युक्त या वृत्तियां जो है उनसे युक्त रूपक और उपरूपक, जो कि ये सब किस में आते हैं, दृश्य काव्य के अंतर्गत आने वाले हैं। अब तक जो हमने षष्ठ परिच्छेद पढ़ा वो सब क्या है, दृश्य काव्य के अंतर्गत आने वाले हैं। और इस दृश्य काव्य के बाद जो आगे जो हमारा प्रकरण है वो है अब श्रव्य काव्य का, क्योंकि श्रव्य काव्य के बारे में भी हमें उतना ही जरूरी जानना है जितना कि दृश्य के बारे में है, क्योंकि दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों से मिलकर ही काव्य का स्वरूप बना है। क्योंकि जितना दृश्य काव्य का अभिप्राय है, क्योंकि दृश्य काव्य में क्या है, श्रवण शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों, और श्रवण में श्रव्य काव्य में क्या है, केवल जहां पर श्रवण शक्ति का अभिप्राय दिखाया गया है। तो दृश्य काव्य को यहाँ पर रूपक उपरूपकों में बांटा गया था। अब हम बात कर रहे हैं श्रव्य काव्य की। तो यहाँ पर हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वो है श्रव्य काव्य। अब श्रव्य काव्य के लिए क्या कहा, क्या है श्रव्य काव्य, जिस प्रकार से दृश्य काव्य को कहा दृश्यम तत्राभिनयम, जहां पर अभिनय किया जाए जिसे रूपक की संज्ञा किया जाए वही दृश्य काव्य। उसी प्रकार से श्रव्य काव्य के लिए क्या कहा, श्रव्यम श्रोतव्यमात्रम तद पद्य गद्यमयम द्विधा, जो उस काव्य का जहां पर रसात्मक वाक्यों को कहा जाए अर्थात श्रोतव्य मात्रम, जो केवल श्रवण योग्य हो, रसात्मक ऐसे वाक्य रस युक्त वाक्य जो केवल सुने जा सके, श्रवण योग्य हो, श्रवण जो सुनने के काम आ सके, अर्थात जिस प्रकार से केवल ध्वनि से ही हम उसको प्राप्त कर सकें, उसे यहाँ पर श्रव्य काव्य के रूप में बताया। और श्रव्य काव्य को भी दो भागों में बांटा, गद्य पद्य, गद्य और पद्य द्विधा, दो प्रकार से इसको बांटा गया, गद्य में और पद्य में। तो रसात्मक वाक्यों को जो केवल श्रवण योग्य हो, उन श्रवण योग्यों को जहां पर रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाए। जब इससे पहले जब हम बात करते जितने भी षष्ठ परिच्छेद में, वो सब ऐसा था जहां मंच पर जिनको प्रदर्शित किया जा सके, लेकिन जो पद्यात्मक या गद्यात्मक जो भाग है यहाँ पर श्रव्य काव्य का, उसके लिए मंच आदि की आवश्यकता नहीं है। इस काव्य के दो भेद, पद्यमय श्रव्य काव्य और गद्यमय श्रव्य काव्य। तो इन दोनों में जो पद्यमय काव्य है, पद्य गद्य जो बताया, उसमें जो पद्यात्मक है उसके बारे में आप बता रहे हैं। सबसे पहले तो छंदोबंध पदम पद्यम तेन मुक्तकेन मुक्तकम, सबसे पहले क्या कहा, पद्य काव्य के लिए कहा। तो पद्य का लक्षण क्या किया यहाँ पर, पद्य इसका लक्षण क्या किया, छंदोबद्ध, जो छंदों के द्वारा जिसको बांधा जाए, जो छंदोबद्ध हो उसे कहा छंदोबद्ध पदम, जो छंदोबद्ध पद हो वैसे पदों को क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं। और उसको भी क्या कहा पद्यात्मक में कि वो भी
किस श्रेणी में आएगा? मुक्तक, जिसमें अपने अर्थ में किसी पद की आकांक्षा से मुक्त अथवा स्वतंत्र है, वो मुक्तक के रूप में जाना जाएगा। आगे कहा द्वाभ्याम तो युग्मकम संदानितम त्रिभिरभिष्यते कलापकम चतुर्भिश्च पंचभि कुलकम मतम। और कहा कि उसमें भी दूसरा जो बताया युग्मक, जिसमें 2 पद्यों की रचना पर्याप्त मानी जाती है। देखिए इसमें पद्य को बांटा इन्होंने, एक तो कहा मुक्तक, दूसरा कहा युग्म। मुक्तक अर्थात एक श्लोक ही अपने आप में, एक पद्य अपने आप में स्वतंत्र रूप से अर्थ स्पष्ट करने वाला हो, रस प्रदान करने वाला हो, उसे कहेंगे मुक्तक। दूसरा कहा युग्मक, जहाँ पर युग्म बने अर्थात जोड़ा बने 2 श्लोकों के द्वारा, 2 पद्यों के द्वारा, जहाँ पर उस रस की अभिव्यक्ति करवाई जा सके, उसे कहेंगे युग्मक। तीसरा कहा सानांदितक, जिसकी रचना 3 पद्यों में पूर्ण की जा सके। सानांदिकम त्रिभिरभिष्यते अर्थात 3 पद्यों में जिसकी अभिपूर्ति की जा सके, रस की उत्पत्ति की जा सके। और चौथा का कलापक, कलापक जिसकी रूपरेखा पद्य चतुष्क में पूर्ण हो जाती हो, जहाँ पर 4 पद्यों में जिसकी रचना पूर्ण हो जाती हो, जिसके अर्थ अभिव्यक्ति हो सके, उसे कहा कलापक। और 5वां कहा कुलक, 5वां भेद बताया पद्य का कुलक, जहाँ पर जैसे कुल की संख्या भी दिखाई दे, अर्थात एक संबंध रूप में जहाँ पर दिखाया गया 5 श्लोकों का, उसे कहा कुलक के रूप में, कुल के रूप में यहाँ पर दिखाया। जो अब इसमें पद्य को इन्होंने 5 भागों में बांटा। पहला का इन्होंने मुक्तक, दूसरा युग्मक, तीसरा इन्होंने बताया सांदानिक, और सांदानितक, इसके बाद में बताया कलापक, और पंचम बताया कुलक, जिसे कुल रूप में देखा जाए, अर्थात 5 श्लोकों का आपस में संबंध। जहाँ पर एक श्लोक में अर्थ स्पष्ट करे, रस अभिव्यक्ति करे, उसे कहा मुक्तक। जहाँ 2 श्लोकों में रस अभिव्यक्ति करे, उसे कहा युग्मक। जहाँ 3 श्लोकों में, 3 पद्यों में अभिव्यक्ति हो रस की, उसे कहा सांदानितक। और जहाँ पर 4 श्लोकों में परिस्फूर्ति हो जाए रस की, वहाँ कहा कलापक। और जहाँ पर 5 श्लोकों में, 5 पद्यों में पूर्ति हो जाए, उसे कहा कुलक। इस प्रकार से इन्होंने बांटा गया। अब इन्होंने यहाँ पर उदाहरण भी दिया। विश्वनाथ ने अपनी ही कृति का, कविराज की स्वयं की कृति है मुक्तक, उस मुक्तक में से इन्होंने उदाहरण स्वरूप में दिया सांद्रानंदमनंतमन्यव वज्रम यद्योदिनोगितक्षणं साक्षात् कर्तुमुपासते प्रतिमुहूर्ध्यायनिकितां परम् ध्यायस्ता मथुरापुरी युवस्तद ब्रह्मायाः कौतुका दालितंगी समाप्यन्ते शतधा आकर्षन्ति चुंबती च। अब यहाँ पर इन्हें अपने पद्य के द्वारा ही दिया, सानंद आनंद को प्राप्त कराने वाली धन्य है वो नगरी। कौन सी नगरी? सा मथुरा नगरी। वो जो मथुरा नगरी है वह धन्य है। क्यों? क्योंकि वहाँ की युवतियाँ जो हैं उस आनंदमय, अनंत, अनादि, शाश्वत और परात्पर उस पर ब्रह्म को अपने भुजा पाश में बांधा करती हैं। जो मथुरा की जो युवतियाँ हैं वो अपने उस पास में आनंदमय, अनंत, जो अनादि है, शाश्वत है, पर ब्रह्म है, उनको अपनी भुजाओं में बांधा करती हैं और अपने आलाप संलाप से रिझाया करती हैं और छीना झपटी से सताया करती है और चुंबनों के द्वारा उन्हें उस कार्य से विवृत करती हैं, अर्थात भुलाया करती हैं। जिस क्षण भर में भी साक्षात्कार के लिए ध्यान मग्न जो योगियों को निर्विकल्प समाधि में लीन होना पड़ता है,
ऐसी वो मथुरा नगरी की युवतियां हैं। तो इसमें जो अर्थ स्पष्ट करना था पर ब्रह्मा के लिए उस मथुरा की युवतियों का, तो उस अर्थ को इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कर दिया। अगले किसी पद्य से इसका कोई संबंध नहीं है, इस अर्थ को सिर्फ एक पद्य मात्र में ही संपूर्ण किया। दूसरा है युग्मक। युग्मक के लिए कहा, उदाहरण ने दिया युग्मक के लिए, स्वयं की कृति का ही उदाहरण इनका। नायक अपने मित्र से कह रहा है, किम करोसि करो पान्ते कांते गंड स्थली मिमाम प्रणय प्रवणे कांते नैकांते नोचिता क्रुद्धा इति यावत् पुरं साक्षी वक्तुमिहामहे वयं तावदा वरीभूयते मधुरो मधुपधनी। कहा उसने, नायक ने अपने मित्र को कहा, जैसे ही मैंने उस मृगनयनी को देखा, जो मृगनयनी है उसको करो पांत जो है उसको मैंने जैसे ही देखा, उसे देख करके उस सुंदरी को कहना चाहा कि प्रिय, तू क्यों कर अपने हाथों पर कपोल स्थली को रखती हो। तेरा प्रियतम एकमात्र, तुम्हारा जो प्रियतम है एकमात्र केवल मैं, वो तुम्हारे लिए प्रेमासक्त हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे प्रेम पर अनुरक्त हूँ। भला ऐसे प्रेमी के प्रति मान कोप की क्या आवश्यकता। तुम मुझ पर एकमात्र हो और मुझ पर भी तुम क्रोध करो, इसकी क्या आवश्यकता है। और किम आम्र मंजरियों के झुरमुट में मधुर भ्रमर गुंजार सुनाई पड़ने लगे, क्या तुम्हें और कहीं से किसी और की प्रतीति सी होने लगी। इस प्रकार यहाँ पर दो पद्यों के द्वारा यहाँ पर उस अर्थ को प्रतीत करने का अभिप्राय कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है दो श्लोकों से। इसलिए यहाँ पर जो है वो युग्मक नामक जो है पद्यमय श्लोक की परिपूर्ति करवाई है। इसी प्रकार से इन्होंने जो सांदानिक, कपालक और कुलक जो है, इनके लिए कहा कि इनके बारे में हम आगे स्वयं ढूंढ सकते हैं, इनके उदाहरण जो है उन्हें हम जान सकते हैं। अब आगे जो इनका विषय है उसे उल्लेख किया कि पद्य काव्य में प्रकारों में जो सर्गबंध काव्य होता है, एक वंश भवा सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरा। अब देखिए विषय वस्तु को इन्होंने परिवर्तित करके पद्य के बताया। अब पद्यात्मक में एक तो हो गया पद्य के स्वरूप, जहाँ पर एक पद्य के द्वारा, दो पद्यों के द्वारा, तीन पद्यों के द्वारा। अब इन्होंने कहा महाकाव्य। महाकाव्य किसे कहेंगे, इस अर्थ को प्रस्तुत कराने के लिए इन्हें कहा सर्गबंधो महाकाव्यो तत्रैको नायकः सुरः। सर्गबंध होना चाहिए महाकाव्य और उसमें नायक होना चाहिए सुर। तदवंशम क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितम, और वो कैसा होना चाहिए, सर्गबंध हो, नायक उसका कोई सुर हो, तदवंश क्षत्रियो वापि, और या फिर कोई क्षत्रिय वंश का कोई नायक हो। और चाहे कोई देव विशेष या राजवंश का कोई राजा हो, ऐसा हुआ करता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए महाकाव्य में, सर्गबंध होना चाहिए। दूसरी चीज का नायक, नायक के लिए कहा या तो देव या राजवंश। राजवंश का अर्थात राजा। इसके बाद कहा धीरोदात्त गुण का होना चाहिए नायक। नायक जो है वो कैसा होना चाहिए, धीरोदात्त। धीरोदात्त गुण का नायक होना चाहिए। और एक वंश भवा भूपा, एक वंश भवा भूपा कुलजा बहुओपि वा श्रृंगार वीर शांत नामे को अंगी रसयिष्यते अंगानी सर्वेपि रसा सर्वे नाटक संध्या। अब का नायक जो है उसमें धीरोदात्त गुण का होना चाहिए और
किसी किसी महाकाव्य में एक राजवंश में उत्पन्न जो अनेकों राजा हैं, उन राजाओं का भी वर्णन किया जा सकता है। जैसे रघुवंश महाकाव्य कालिदास का है, रघुवंश महाकाव्य पूरे रघु के वंश का वर्णन है। रघु का, दिलीप का, दशरथ का, राम का, सबका वर्णन उन्होंने एक महाकाव्य में ही कर दिया। तो किसी राजवंश का वर्णन भी हो सकता है या किसी अकेले राजा का वर्णन भी किया हुआ हो सकता है। अब कहा इसमें प्रधान रस के रूप में कौन सा रहेगा, तो श्रृंगार, वीर, शांत रस जो है एक ही रस किसी महाकाव्य में अंगी रस के रूप में रहेगा। श्रृंगार हो, वीर हो या फिर शांत रस के रूप में शांत हो, इन तीनों में से कोई एक प्रधान रूप में रहेगा। तीनों भी नहीं रह सकते, कोई तीनों में से कोई एक रस प्रधान रस के रूप में रहेगा, अन्य रस जो है वो अंगी रस के रूप में विद्यमान रहेंगे। अब कहा इसकी जो संधि रचना है, जो पंच संधि आदि है, वो सब नाटक की तरह ही, जो नाटक आदि में जो है उस तरह से ही यहाँ पर भी वो सब संधि आदि विराजित रहेंगी। तो महाकाव्य का जो इतिवृत्त है वो कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए कहा इतिहासो उद्भवम वृत्तम अन्यद्वा सज्जनाश्रयम, जो इसका ऐतिहासिक होना चाहिए कथानक, या फिर किसी महापुरुष के जीवन से संबंधित होना चाहिए। या तो ऐतिहासिक प्रसिद्ध हो या फिर किसी महापुरुष के जीवन आधारित हो। और चत्वारस्तस्य वर्गा श्युत्वेगेव च फलं भवेत् आदौ नमस्कृत्वा आशीर्वावस्तु निर्देश एव वा। अब उसका बताया जो काव्य है उस महाकाव्य में उपयोगिता की दृष्टि से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। और इसका जो विशेष फल के रूप में किसी एक सर्वतोभद्र उपनिबद्ध होना चाहिए कि सभी का युक्त किसी एक फल को प्राप्त हो। जब महाकाव्य का आरंभ हो तो उसमें मंगलाचरण होना चाहिए। मंगलाचरण के लिए बताया नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक या फिर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया जाना चाहिए। उसके बाद कहा कि कश्चिद निंदा खलादिनाम सताम च गुण कीर्तनम, कुछ जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी निंदा भी होनी चाहिए और जो सज्जन व्यक्ति हैं उनका गुण कीर्तन भी किया जाना चाहिए। एक वृत्तिर्मयी पद्यई रसान्यई अंतक वृत्तिकई, उसमें साधुओं की प्रकृति की प्रशंसा और दुष्टों का उसमें निंदा करनी चाहिए। प्रत्येक सर्ग में एक वृत्त पद्य रचे जाने चाहिए, अर्थात जो एक सर्ग है पूरे सर्ग में एक ही पद्य होना चाहिए, एक ही छंद होना चाहिए। जो छंदोबंद का उन्होंने कि छंदों में बंद होना चाहिए और पूरे पद्य पूरे सर्ग के अंदर पूरा जो एक सर्ग है उस एक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए। 8 सर्ग से कम सर्ग वाला जो होगा उसे महाकाव्य की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। महाकाव्य के लिए कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? 8 सर्ग में होना चाहिए। 8 सर्ग कम से कम होना चाहिए। प्रत्येक सर्ग में छंद होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद होगा। एक छंद एक सर्ग में होगा, जब दूसरा परिवर्तन होगा तब फिर उसके बाद में छंद परिवर्तन किया जा सकता है। फिर उसके बाद बताया नाना वृत्तमय क्वापि स्वर्ग कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथाया सूचनम भवेत्, अर्थात किसी किसी महाकाव्य में भिन्न भिन्न वृत्तों में भी छंदों के सर्गों का निर्माण किया जाता है। तो किसी सर्ग के अंत में उसके अगले सर्ग में आने वाले वृत्त को अर्थात छंद को हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पूरा जो सर्ग है, एक सर्ग एक छंद में आया, जब दूसरे सर्ग में अगर छंद परिवर्तन कर रहे हैं तो प्रथम सर्ग के अंतिम पद्य में उस
सर्ग के पद्य का जो छंद है उस छंद को वहां पर प्रयोग कर कर आगे प्रयुक्त किया जा सकता है। अगर हम किरातार्जुनीय महाकाव्य देखेंगे तो उसमें इसी प्रकार से है छंद परिवर्तन, सर्ग के अंतिम श्लोक में छंद परिवर्तन करके अगले वाले सर्ग में उस छंद का ही निरूपण किया गया है। तो इस प्रकार से ये सर्ग के बारे में उन्होंने बताया। महाकाव्य के बारे में और भी कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।